हेलो यूट्यूब एंड वेलकम टू द वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स की जिनको अगर जहन में रखा जाए और अमल किया जाए तो आप एग्ज़ाम में 100 स्कोर कर सकते हैं असेंबली लैंग्वेज के। तो इन टिप्स को मैं इस तरीके से बताऊंगा कि एक टिप आएगी, उसके बाद जो अगली टिप आएगी वो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, उसके बाद जो और अगली टिप आएगी वो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। तो इस तरीके से चलेगा। तो पूरी वीडियो देखें और जब आप इन सारी टिप्स को जहन में रख लेंगे तो आप ज़रूर असेंबली लैंग्वेज के एग्ज़ाम में मैक्सिमम अपना स्कोर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और इस वीडियो के आखिर में एग्ज़ाम मटेरियल की भी बात करेंगे कि एग्ज़ाम मटेरियल यानी पेपर्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं पहले से, ताकि अच्छे से प्रिपेयर करके जब जाएंगे तो ज़्यादा चांसेस होंगे अच्छा स्कोर करने के। तो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक है इम्पॉर्टेंट टिप्स प्लस एग्ज़ाम मटेरियल टू अचीव 100 स्कोर। तो पहली टिप ये है, डू नॉट यूज़ कीवर्ड्स एज नेम्स, यानी कभी भी नाम की जगह कीवर्ड्स नहीं लिखने, यानी असेंबली लैंग्वेज में जो जो कीवर्ड्स हैं वो नहीं लिखने। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। तो एग्जाम्पल में पहले डोंट्स पे आ जाते हैं कि यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका सिंटैक्स बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर कीवर्ड आ रहा है। तो ये चीज़ अलाउ नहीं है कि नेम की जगह कीवर्ड लिखा जाए और ये एरर देगा। अब अगली लाइन में ऐड का कीवर्ड दिया हुआ है, यानी मैक्रो का जो नाम है वो ऐड दिया हुआ है। तो ऐड तो खुद एक कीवर्ड है, एक मेथड है जिसके ज़रिए हम दो वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं और एक रजिस्टर में स्टोर कर सकते हैं। तो ये भी हम इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अगर मतलब लूप ही लिखना है, किसी वजह से कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से इस वेरिएबल का नाम लूप ही होना चाहिए, तो आप ये कर सकते हो कि स्पेलिंग गड़बड़ करो। यानी जैसे ये भी लूप लिखा हुआ है लेकिन इसमें 2 P आ रहे हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऐड को इस तरीके से लिख दिया। तो और ऐसा करना इस तरीके से भी फ़ायदेमंद है कि जब भी नाम रखो गलत स्पेलिंग रखो, क्योंकि इससे फ़ायदा ये होगा, अगर फ़र्ज़ करो आपको नहीं पता कि लूप कोई कीवर्ड है, लेकिन अगर आपने लिखी गलत स्पेलिंग है तो वो उसको पकड़ेगा ही नहीं, कंपाइलर उसको सही कर देगा। तो गलत स्पेलिंग लिखना एक तरीके से बेहतर होता है नाम में। अब दूसरी टिप ये है कि रिमेंबर द जंप सिंटैक्स और बोथ प्रैक्टिसेस, यानी जंप सिंटैक्स को याद रखना है और दोनों प्रैक्टिसेस को याद रखना है। आइए देखते हैं कि कौन सी दोनों प्रैक्टिसेस। तो ये वाली प्रैक्टिसेस की मैं बात कर रहा हूँ, यानी ये दो कन्वेंशन हैं जंप को रिप्रेजेंट करने के। यानी एक में हम इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर, लेसर ये लिखते हैं, और दूसरी रिप्रेजेंटेशन में हम फ्लैग्स के थ्रू लिखते हैं, यानी जंप ज़ीरो यानी ज़ीरो फ्लैग ऑन होगा या नहीं होगा, जंप नॉट ज़ीरो, और अबव, बिलो, और ये सब। तो ये दो रिप्रेजेंटेशंस हैं। आम तौर पे मैंने ये बताया था आपको वीडियो में, जंप की वीडियो में, कि एक रिप्रेजेंटेशन को ही याद कर लें, यानी दोनों को नहीं करें क्योंकि इससे कन्फ्यूजन होगी। किसी एक को जहन में रख लें, किसी एक को इस्तेमाल करें। लेकिन ऐसा हो सकता है कि एग्ज़ाम में आप गए हों इसका रट्टा लगा के इक्वल होता है और नॉट इक्वल होता है, लेकिन आ जाए ये और आप कंफ्यूज हो जाओ कि ये कौन सी जंप हो रही है और उसका सवाल का जवाब नहीं दे सको। तो भले ही आप एक ही रिप्रेजेंटेशन को फॉलो करो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो जंप नॉट इक्वल है इसको दूसरी रिप्रेजेंटेशन में जंप नॉट ज़ीरो कहते हैं, या जंप ग्रेटर और इक्वल है इसको दूसरी रिप्रेजेंटेशन में जंप अबव और इक्वल कहते हैं, और इसको इस तरीके से लिखते हैं। तो ये पता होना चाहिए। तो अब आते हैं टिप नंबर 3 पर, जो कि है डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन रजिस्टर्स यूज्ड इन आईओ ऑपरेशंस। तो वैसे तो ये कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी बेसिक होते हैं कि इनपुट लेते हुए कौन से रजिस्टर में वैल्यू जाती है, आउटपुट लेते हुए किस रजिस्टर से वैल्यू प्रिंट होती है।
तो ये बेसिक बातें हैं, ये शुरू की वीडियोस में मैंने सब बताई होंगी बार बार। लेकिन ये मसला ये होता है जब हम एग्ज़ाम में बैठे होते हैं तो इन्हीं बातों में हमें कन्फ्यूजन हो जाता है, और उस कन्फ्यूजन की वजह से हम जो अपना बड़ा सा कोई प्रोग्राम बना रहे होते हैं वो नहीं बन पा रहा होता। और उसकी सिंपल वजहें ये होती हैं कि जैसे कि मूव AH, 1 जब करते हैं तो यूज़र इनपुट AL में जाके सेव होती है। अब अगर आपने गलती से यहाँ पर DL लिख दिया और ध्यान नहीं गया और देख रहे हैं प्रोग्राम पूरा सही बन ही नहीं पा रहा और आपका सारा टाइम वेस्ट हो सकता है एग्ज़ाम में। तो ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है कि इसमें गलती नहीं होनी चाहिए कि AH, 1 है तो उसकी वैल्यू AL में जाएगी। तो अगर उससे कोई काम लेना है तो AL से उसे दूसरे में ट्रांसफ़र कराना होगा या AL को ही यूज़ करना होगा। अच्छा, आउटपुट में भी सेम चीज़ है कि जब प्रिंट करता है वो वैल्यू तो वो DL को देखता है, और जब पूरी स्ट्रीक ऑफ कैरेक्टर यानी स्ट्रिंग प्रिंट करवा रहे होते हैं तो वो DX के अंदर पहले कैरेक्टर का एड्रेस देखता है और उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट करता जाता है। तो ये बातें, ये रजिस्टर्स गलत नहीं होने चाहिए कि कोई और सा रजिस्टर यूज़ कर लिया और फिर उससे पूरा प्रोग्राम का आउटपुट गलत आ रहा है। तो हमारी अगली टिप ये है कि कीप काम एंड आंसर द ट्रिकी क्वेश्चन वाइजली। यानी एक तो होते हैं सिंपल क्वेश्चन, लेकिन कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी होते हैं जो कि ऐसा लग रहा होता है कि यार ये गलत है। लेकिन प्रोग्रामिंग में आम तौर पे क्वेश्चंस गलत नहीं होते, लेकिन अगर उनका आउटपुट अजीब सा भी आ रहा है या अनयूजुअल आ रहा है तब भी आपको लिखना है, जो कि आपको आराम से सोचने के बाद जो भी आउटपुट समझ में आ रहा है वो आपको लिखना है। तो अभी उसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये किसी पेपर में आउटपुट पूछा गया है इस प्रोग्राम का। तो आप अभी इस वीडियो को पॉज करें और कमेंट सेक्शन में जाके इसका जवाब बताएं कि इसका जवाब क्या आएगा, यानी इसका आउटपुट क्या होगा। और अब मैं इसका आउटपुट बताता हूँ कि इसका एक्चुअल आउटपुट क्या है। तो इसका जवाब ये है कि नो आउटपुट बिकॉज नथिंग वॉज प्रिंटेड। तो सोचने वाली बात है कि इसमें बहुत सारे काम हो रहे हैं। यहाँ पे AL को वैल्यू दी जा रही है, AH को खाली किया जा रहा है ज़ीरो देकर, डिक्रीमेंट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वैल्यू इधर से उधर जा रही है और जंप काम कर रहा है। लेकिन इसमें जो सोचने वाली बात है, इसमें कहीं प्रिंट नहीं हुआ। तो प्रिंट नहीं हुआ तो कोई आउटपुट नहीं आएगा। और यहाँ पे नो आउटपुट बिकॉज नथिंग वॉज प्रिंटेड इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे कहीं पर भी AL या AH की वैल्यू नहीं पूछी गई। इसमें से पूछा गया है कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। तो इस प्रोग्राम का कोई आउटपुट नहीं आएगा, और इस जवाब को कोई भी गलत नहीं कह सकता, क्योंकि वाकई इस प्रोग्राम को आप बना के भी देख लें तो इसका कोई जवाब नहीं आएगा। तो हमारी नेक्स्ट स्टेप ये है कि प्रैक्टिस एंड यूज़ मैक्रोस एंड प्रोसीजर्स। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है कि मैक्रोस और प्रोसीजर का इस्तेमाल करें। नॉर्मली ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि मैक्रोस और प्रोसीजर सीख तो लेते हैं लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं करते जब तक के सवाल में या एग्ज़ाम में ऐसा लिखा नहीं हो कि मैक्रो या प्रोसीजर का इस्तेमाल करें। लेकिन ये आपको ख़ुद भी फ़ायदा देते हैं, इसलिए आपको इस्तेमाल करने चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि असेंबली लैंग्वेज में नॉर्मली स्ट्रिंग मैनिपुलेशन आती है, यानी स्ट्रिंग को रिवर्स कर दो या स्ट्रिंग को दो हिस्सों में तोड़ दो, मुख्तलिफ इस तरह की स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस आती हैं पेपर में। तो प्रॉब्लम ये होती है कि जब अगर हम अपने सिंपल काम को जो कि बार बार हो रहा हो उसको मैक्रोस से और प्रोसीजर से करवा लें तो उससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा कोड मैक्रोस में और प्रोसीजर में एक सेफ तरीके से बन जाएगा। यानी मैक्रोस अगर एक दफ़ा आपने सही लिख दिया, मैक्रोस का रिज़ल्ट सही आ रहा है, तो भले ही उसे 10 दफ़ा यूज़ करें उसका रिज़ल्ट तो सही आएगा। प्रोसीजर के साथ भी यही सेम चीज़ है। तो वो एक चीज़ हमें एक सुकून हो जाता है कि हाँ ये काम तो मेरा हो रहा है। तो जिसकी मैं एग्जांपल यहाँ मैंने दी है कि जैसे न्यू लाइन है। अब एक प्रोग्राम में आपको बार बार न्यू लाइन करनी है, तो अगर ये कोड लिखने बैठोगे ना तो कहीं ना कहीं तो गलती हो जाएगी, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी।
और जब तक ये रिजॉल्व करोगे आपका टाइम वेस्ट होगा कि आप अपने ओरिजिनल जो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन या जो भी करना है वो आप उसका टाइम इसको दे रहे होगे, इस मामूली चीज़ को। तो क्या बेहतर है कि आखिर में एक प्रोसीजर बना दिया जाए इंटर या किसी भी नाम से, जो कि न्यू लाइन कर रहा हो, और फिर उसको पूरे प्रोग्राम में इस्तेमाल किया जाए। इसी तरह ज़्यादातर प्रोग्राम में शुरू में या बीच में स्ट्रिंग प्रिंटिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए ऐसा मैक्रो बना दिया जाए जो कि एक स्ट्रिंग लेगा एज एन आर्ग्यूमेंट और फिर उसको प्रिंट कर देगा। और चाहे तो यहाँ पे इस प्रोसीजर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे कॉल इंटर यहाँ पे, इसके बाद तो वो स्ट्रिंग लिखने के बाद एक लाइन, न्यू लाइन भी दे देगा। आप जो ओरिजिनल प्रोग्राम में अपने लगे होते हो, यानी उसका हल निकाल रहे होते हो, एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ कि उसका हल निकाल रहे होते हो कि इस सवाल का कैसे हल निकलेगा, कैसे इसको पार कर सकते हैं, तो वहाँ ये चीज़ काम आ जाती है कि आपका पहले से प्रोसीजर बना हुआ है, मैक्रो बना हुआ है स्ट्रिंग का या न्यू लाइन का। तो ये बहुत हेल्प करते हैं कि इससे टेंशन बहुत मिनिमाइज़ हो जाती है। अब आते हैं अपनी टिप नंबर 6 पर, जो कि मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप है इस पूरी वीडियो की, जो कि है कि नंबर सिस्टम कन्वर्जन जो होते हैं ये आपको आने चाहिए। और ख़ास तौर पे ये दोनों आने चाहिए कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं नंबर को, और हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कैसे करते हैं। अगर ये सीख लें कि बाइनरी टू डेसिमल सीख लें और डेसिमल टू बाइनरी भी सीख लें तो और ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा आप सेफ़ हो जाओगे। तो ये कन्वर्जन्स जो हैं ये आपको सीखनी है, क्योंकि ऐसा हुआ था कि हमारे टाइम में जब हम थ्योरी पेपर देने गए थे असेंबली लैंग्वेज का, तो सारे जो वैल्यूज़ थी जो कि रजिस्टर्स को दी गई थी, जैसे किसी प्रोग्राम में आउटपुट पूछा था तो वो सारी दी गई थी या बाइनरी में या हेक्साडेसिमल में। तो ये बहुत से स्टूडेंट्स के लिए परेशानी बन गई थी कि ये तो बाइनरी में दिया हुआ है और हमने तो जो प्रैक्टिस की है वो डेसिमल में की है, हमें तो कन्वर्ट करना आता ही नहीं है। तो ये एक मसला बन गया था। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है कि इसको लाजमी आपको प्रैक्टिस करना है। और अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई, एक बोनस टिप भी है। तो बोनस टिप ये है कि योर बेसिक्स शुड बी परफेक्ट, इट विल सेव योर टाइम। अब बेसिक से मुराद यही है कि जैसे कि मैंने मिसाल दी कि प्रोसीजर और मैक्रोज़ में आप न्यू लाइन का प्रोसीजर बना सकते हैं या आप मैक्रो बना सकते हैं स्ट्रिंग प्रिंटिंग का। तो वो जो मैक्रोज़ हैं और प्रोसीजर्स हैं ये आपको पहले से रटे हुए होने चाहिए, यानी न्यू लाइन का, स्ट्रिंग प्रिंटिंग का, और इस तरीके से 2-4 चीज़ें और हैं। तो ये आपको परफेक्टली याद होनी चाहिए, एक तरह से जहन में होनी चाहिए कि इसमें वक्त ज़ाया नहीं हो। और वही बात कि आप अपने ओरिजिनल प्रोग्राम पे जो आपको टास्क मिला है, भले ही वो प्रैक्टिकल में हो या फिर थ्योरी पेपर में हो, तो वो आप अच्छे से परफॉर्म कर सको। और अब बात करते हैं थोड़े एग्ज़ाम मटेरियल के हवाले से। तो एग्ज़ाम मटेरियल की मैं लिंक दे दूँगा सब चीज़ों की। तो इसमें जो चीज़ें इंक्लूड हैं वो पास्ट पेपर्स हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के हैं, और जैसा कि मैंने यूबीआईटी से पढ़ा है तो यूबीआईटी के पेपर्स ज़्यादा होंगे, तो और भी यूनिवर्सिटीज़ के होंगे। उसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स होंगे जो कि हमारे बैच के लिए आए थे या हमारे से पहले के बैचेस में आए थे। तो वो प्रोग्राम क्वेश्चंस होंगे और उनके साथ सोर्स कोड भी होगा। और ये मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ये सोर्स कोड आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा। और उसकी वजह ये है कि ये सारा सोर्स कोड मेरा अपना है, यानी मैंने अपने एग्ज़ाम के वक्त में ये सारा सोर्स कोड बनाया था प्रोग्राम्स का। उसके अलावा कुछ रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स होंगे जैसे कि बुक्स या फिर फ्लैग्स के हवाले से कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, तो ऐसी पीडीएफ फाइल्स होंगी। तो ये सब होगा एग्ज़ाम मटेरियल में। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप इन टिप्स से फ़ायदा उठाएंगे और एग्ज़ाम मटेरियल से भी फ़ायदा उठाएंगे और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और घबराने की कोई बात नहीं है, आप ज़रूर 100 स्कोर करेंगे, 100 नहीं भी तो 80-90 आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो
आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। सी यू नेक्स्ट टाइम।